हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिन हो गए आज तो अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 10th का केमिस्ट्री का लेक्चर है आज का ये। ठीक है, आई नो के काफ़ी वक्त हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लंबा गैप भी हो चुका है। ठीक है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, कुछ काम थे, कुछ इधर का हिसाब किताब शेड्यूल ही इस तरह से नहीं बन पा रहा था कि लेक्चर ले पा रहे थे हम। ठीक है, तो कोई नहीं, अब हम शुरू करेंगे। ऑलमोस्ट रेगुलरली लगभग हमारे लेक्चर आएंगे, पहले की तरह ही आएंगे। अभी मैं सभी काम से पूरी तरह फारिग हो चुका हूँ बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो मेरा नाम है शाहनवाज कुरैशी और आप मुझे देख रहे हैं बायोकेम क्लासेस के ऊपर। ठीक है, और आज का जो अब हम लेक्चर करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री क्लास 10th का। ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं, अभी तक हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जितने रिक्वायर्ड थे इस चैप्टर को समझने के लिए वे सभी चीज़ें समझा चुका हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बता चुका हूँ आपको कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कितने तरह की होते हैं। 5 तरह की केमिकल रिएक्शन बताई थी, 2 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आएगा समझ में। पहली कौन सी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी कौन सी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज जो हम शुरू करने वाले हैं थर्ड वन, वो कौन सी है, वो है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज की जो केमिकल रिएक्शन है उसका नाम क्या है हमारा, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब देखो, छोटी सी बात सुनो, नॉर्मल सी बात है, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी भी एलिमेंट का क्या हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब, क्या हो गया कि उसे उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा आकर एलिमेंट बैठ गया हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक एटम है, एक एलिमेंट है ए, और एक कंपाउंड या दूसरा सॉल्यूशन या दूसरा एलिमेंट मेरे पास में, दूसरा कंपाउंड क्या है, बी और सी, ये मेरे पास में कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें ए ने क्या किया, अब ए ने इसमें से, ए में से इस कंपाउंड में से किसे हटा दिया, बी को हटा दिया और इसकी जगह खुद ले ली और नया कंपाउंड बना दिया जिसका नाम है ए सी, और बी को कर दिया क्या, अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि ये ऑलरेडी एक कंपाउंड आपका पहले से ही मौजूद है जिसका नाम है कंपाउंड बी सी। उसमें ए कोई एलिमेंट आया और उसने आकर इन दो दोस्तों में दरार, जैसे चलो एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि क्या है कि ये 2 दोस्त हैं। ठीक है, 2 दोस्त हैं, उनकी गहरी दोस्ती, काफी घनिष्ठ मित्रता थी आपस में। ठीक है, और इतनी गहरी मित्रता थी, बहुत ज्यादा गहरी मित्रता थी। आई बात समझ में। तो अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि आपका ये जो कोई आया, तीसरा एजेंट आया और उसने आने के बाद में क्या कर दिया, उसने आने के बाद में इन 2 दोस्तों के बीच में दरार पैदा कर दी। अब दरार पैदा करने, क्योंकि दोस्त बड़े घने हैं तो ये नॉर्मल सी बात है, एकदम से तो ये इनकी दोस्ती टूटेगी नहीं। लेकिन इसने काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी टाइम लगा, बहुत मेहनत करी। बहुत मेहनत करने के बाद में आखिरकार इन 2 दोस्तों की दोस्ती को तोड़वा कर खुद इसका, किसका, सी का दोस्त खुद बन गया, बी और सी की दोस्ती टूट गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसने ज़्यादा मेहनत करी या इसने ज़्यादा ताकत लगाई, इन्होंने कम ताकत लगाई। इसके कंपेरिजन में इन्होंने अपनी दोस्ती को मेंटेन रखने के लिए कम ताकत लगाई, या फिर यूं कह लो कि इनसे ज्यादा कोशिश एक ही थी, इसीलिए इनकी दोस्ती टूटने में कामयाब हो गई। ठीक है, या दूसरी तरीके से आप इसे समझिए कि ये एक कंपाउंड है, ये एक अकेला ए है, इस ए ने आकर इस कंपाउंड में से, ये ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, तो ज्यादा ताकतवर ने कम ताकतवर वाले को उठा के उसकी जगह पर खुद बैठ गया आकर। इसे भी इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हो कि इस ए ने इस बी को इसकी पोजीशन से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और इसकी पोजीशन से हटाकर डिस्प्लेस कर कर इसकी जगह पर खुद आकर बैठ गया। चूंकि ए ने बी को यहां से हटाया है, इसीलिए रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई गई। बात यहां तक समझ में आई, आ जानी भी चाहिए, इतना बड़ा कोई इश्यू यहां पर नहीं है। अब मैंने एक वर्ड बोला कि इस एलिमेंट को हटाने के लिए, जिस एलिमेंट को आप हटा रहे हैं और जो एलिमेंट हटाने के लिए लेकर आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। सिरसों पर हो गई, ध्यान से सुनिए। किसी कंपाउंड से अगर आपको कोई एलिमेंट को डिस्प्लेस करना है, हटाना है, तो जिस एलिमेंट को आप हटा रहे हैं ऑब्वियसली उससे ताकतवर, उससे मजबूत एलिमेंट लाएंगे। भाई ताकतवर कमजोर को आसानी से हटा देगा, तो अगर ये बी वाला ज्यादा ताकतवर हुआ ए से, तो क्या ये ए बी को हटा पाएगा या नहीं हटा पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ए बी को यहां से डिस्प्लेस कर दे, तो ए ताकतवर होना चाहिए, बी कमजोर होना चाहिए। और ताकतवर और कमजोर की इसी सीरीज को हम क्या नाम देते हैं, इसी को बोलते हैं हम
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। हमारे पास में एक ऐसी सीरीज है जिससे हम पता लगाते हैं, केमिकल एक्सपेरिमेंटली आई है सीरीज हमारे पास में, जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ज्यादा ताकतवर है। मतलब इस सीरीज के थ्रू हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसे डिस्प्लेस कर सकता है, किसे उसकी जगह से हटा सकता है और खुद उसकी जगह ले सकता है या नहीं ले सकता। आई बात समझ में? तो इसको हम देखेंगे। चलो सबसे पहले हम देखते हैं, लिखते हैं एलिमेंट। सबसे पहले क्या है? सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, यहां तक आ गया। उसके बाद में कॉपर, मरकरी, एजी, एयू, प्लेटिनम। ठीक है, क्लियर है? ये सीरीज है। आप में देखो ये क्या आ गया, ये हो गया आपका पोटेशियम आ गया। इसे बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। दूसरा ये एलिमेंट का नाम क्या हो गया? ये सोडियम हो गया। तीसरा क्या हो गया? तीसरा कैल्शियम हो गया। चौथा क्या हो गया? चौथा आपका मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया आपका? ये आ गया लास्ट में, मतलब लास्ट बोल रहा हूँ सॉरी, मैं एल्यूमिनियम आ गया आपका। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद में आपका क्या आ जाता है? जिंक आ जाता है। जिंक के बाद में क्या आ जाता है? आयरन आ जाता है। आयरन के बाद में आपका लेड आ जाता है। लेड के बाद में आपका हाइड्रोजन आ जाता है। और हाइड्रोजन के बाद में आपका क्या आ जाता है? कॉपर आ जाता है। ठीक है, कॉपर के बाद में क्या आ जाता है आपका? ये मरकरी आ जाता है। मरकरी एक लिक्विड मेटल होता है। इसके बाद में ये सिल्वर आ जाता है और ये गोल्ड आ जाता है। और लास्ट वन क्या है आपका? प्लेटिनम है। ये आपकी केमिकल सीरीज है। इसी केमिकल सीरीज के थ्रू आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसको हम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम, ये कॉपर इसके बाद में है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? घटती है। मतलब ऊपर से नीचे तक आने में इन एलिमेंट की ताकत क्या होती है? कमजोर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा ताकतवर आपका कौन सा हुआ? पोटेशियम हुआ। सबसे कम ताकतवर आपका कौन सा हुआ? प्लेटिनम हुआ। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के दौरान कौन सा एलिमेंट है जिसे डिस्प्लेसमेंट नहीं किया जा सकता, जिसको डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता? वो है पोटेशियम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो पोटेशियम क्या हो गया आपका? ये पोटेशियम आपका मोस्ट रिएक्टिव है। और इस एलिमेंट के बाद में जितने भी एलिमेंट आएंगे अपने सब उससे क्या है? कमजोर है और ये किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम आपका लेस रिएक्टिव है। प्लेटिनम क्या हो गया आपका? प्लेटिनम आपका लेस रिएक्टिव है। और इस प्लेटिनम के बाद में कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसे कोई भी डिस्प्लेस कर सकता है। इससे ऊपर वाले हर कोई डिस्प्लेस कर सकता है। जिंक, अब देखिए जिंक के ऊपर फोकस करते हैं हम, जिंक, और एक करते हैं कॉपर के ऊपर फोकस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये 3-4 हैं, इनको देखते हैं। चलो अब ये जो जिंक आया है, अब जिंक एक ऐसी सीरीज में आया है कि जिसके ऊपर ताकतवर कुछ लोग हैं और जिसके नीचे कुछ लोग हैं। तो जिंक किसे डिस्प्लेस कर सकता है? जिंक से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी मेटल हैं, जिंक उनमें से किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि हम जानते हैं ऊपर से नीचे तक आने में क्या होती है? रिएक्टिविटी, इनकी ताकतनेस घटती है, इनकी ताकत कमजोर होती है, ये ऊपर से नीचे तक आने में कमजोर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर पोटेशियम है इस सीरीज में, यहाँ पर जिंक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिंक से ऊपर जितने भी हैं तो वे सब क्या हैं? वे सब जिंक से ताकतवर हैं। तो जिंक इनमें से किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन जिंक के बाद में जितने भी एलिमेंट आते हैं सारे के सारे जिंक सबको डिस्प्लेस कर सकता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, अपने से लास्ट वालों को क्या कर सकता है? सबको डिस्प्लेस कर देगा। सिमिलर वे में कॉपर है। अब कॉपर क्या है? कॉपर क्या करता है? कॉपर आपका इसमें, कॉपर अपने बाद वाले सभी को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन अपने से पहले किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर कोई रिएक्शन है जिसमें आपको जिंक भी दे रखा, कॉपर भी दे रखा, ठीक है, तो आपको कौन डिस्प्लेस कर सकता है? मतलब कौन सा एलिमेंट किसे डिस्प्लेस करेगा? क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? बाद में है, और जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में पहले है। लेकिन जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में पहले है, इसीलिए जिंक ज्यादा ताकतवर है और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में ताकत में बाद में, इसलिए कॉपर कम ताकतवर है। इसलिए जिंक कॉपर को क्या कर देगा? यहां से डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। आई बात समझ में? तो ये तो थी आपकी बात ताकत के हिसाब से। अब इस सीरीज को आपको क्या करना है? इस सीरीज को आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। सर ऐसे हम कैसे याद रखेंगे? चलो मैं एक बड़ी फेमस ट्रिक है, बहुत फेमस ट्रिक है, बड़ी आसानी से आपको ट्रिक मिल भी जाएगी और आपको शायद पता भी हो, इतनी आसान ट्रिक है। और ये ऐसी ट्रिक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हर कोई इसी ट्रिक को यूज करता है। हो सकता है कोई अपनी बना ले, लेकिन मैंने ये पढ़ी थी तो इसीलिए ये मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो आपने सुना होगा, चलो मैं बताता हूँ। ये चीज ध्यान रखनी कि इसको पहले नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
पोटेशियम जो के है आपका वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, प्लेटिनम जो है वो सबसे लेस रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव होता है। समझ में आई बात? चलिए अब हम इसकी ट्रिक की बात करते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा एक ट्रिक है इसकी। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। हाई कोर्ट है आपका। एक पॉलिटिकल पार्टी है, दो बातों को यहां पर एक साथ लगाया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, ठीक है। हाई कोर्ट में उनकी बहुत चलती है, इसीलिए बोल दिया कि हाई कोर्ट है आपका, ठीक है। चलो तो के फॉर केदार, ठीक है। इधर देखिएगा केदार, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसे, हिंदी में लिख दूंगा बाद में केदार। चलो हिंदी में लिख देता हूं। के फॉर केदार नाथ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। हाई तो ऐसे लिखा गया। चलो हाई, ये क्या हो गया? कोर्ट, मरकरी का Hg का है, ये हो गया AAP आम आदमी पार्टी। हाई कोर्ट है आपका। इन तीनों का एक साथ ले दिया मैंने, ठीक है। तो ट्रिक ध्यान से देखिएगा कि केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली, केदार फॉर पोटेशियम, नाथ फॉर सोडियम, का फॉर कैल्शियम, माली फॉर मैग्नीशियम, आलू फॉर एल्यूमिनियम, जरा फॉर जिंक, फीका फॉर आयरन Fe, पकाता है फॉर आपके लेड Pb, ठीक है। हाई फॉर H, Cu फॉर कोर्ट फॉर कॉपर, है फॉर Hg दैट मीन्स मरकरी, पारा जिसे बोलते हैं। और आप में AAP, आप में क्या आ गया? ए आम आदमी पार्टी होता है ना, आप, ये वाला आप है, ठीक है। A फॉर सिल्वर, A फॉर गोल्ड, P फॉर प्लेटिनम। अब आप बोलोगे सर मैं सिल्वर और गोल्ड में दो AA आ गया, कौन सा कंफ्यूज हो गया? अच्छा जैसे एक चीज बताओ, जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो कीमत बढ़ती है। इन तीन एलिमेंट के लिए कीमत बढ़ रही है। सिल्वर से महंगा चांदी है, चांदी से सिल्वर से महंगा सोना है, चांदी से महंगा सोना है, सोने से महंगा क्या है? प्लेटिनम है। प्लेटिनम सबसे महंगा, उससे मंदा सोना, उससे मंदा चांदी। इन तीन एलिमेंट में ऐसे याद रख ले। तो पहले क्या आएगी? चांदी आएगी, फिर क्या आएगी? सोना आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ट्रिक हो गई। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है। क्लियर है बात? ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ जानी चाहिए। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आने में आपका क्या होगा? रिएक्टिविटी, इसकी ताकतनेस, कमजोरी, ताकत घट जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है बात? ये चीज आपकी समझ में आ जानी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रिक लिख लो भैया, ये इंपॉर्टेंट है, काफी काम आएगी। वैसे बहुत जल्दी हम आपकी क्लास शुरू करने वाले हैं, ठीक है। फिजिकल क्लासेस 10th की काफी जल्दी, देर नहीं कर होगी। अब डिपेंड करेगा कि आज का जो या कल अनाउंसमेंट क्या आएगा, किस हिसाब से आता है। शायद गवर्नमेंट जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने की परमिशन दे दे, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। अगर ऐसा होता है तो हम बाकायदा पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए, लिमिटेड बच्चों के साथ में अपना बैच जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। डिपेंड करता है गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन आती है। क्लियर है बात? तो ये यहाँ तक आप देख लीजिएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसके अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं, हम सीरीज में अरेंज करते हैं। ज्यादा ऊपर से नीचे तक आने में ताकत क्या होती है? रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगती है किसके? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब है कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। फिलहाल आप ऐसे ही समझिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए जरूरी है, जो जितना ज्यादा ताकतवर होगा उतने कम उसे उतने ही कमजोर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अब आओ बात यहाँ पे, अब डेफिनेशन के थ्रू बात करते हैं। आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेट रिएक्शन वो रिएक्शन हो गई जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का क्या ले लेता है? स्थान ग्रहण कर लेता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन इन विच जिसमें एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट टेक्स ले लेता है, द प्लेस, स्थान, टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट,
एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का क्या ले लेता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है, वो डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है किसे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब चलो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ही आप शुरू करते हो, मेरे एक्टिविटी का तो नाम याद नहीं है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक एक्टिविटी गिवन है। उस एक्टिविटी में एक्चुअल में है क्या, वो एक्टिविटी एक्चुअल में आपकी इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेके है, और एनसीईआरटी ने उसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपकी अपनी बात शुरू कर रखी है। एनसीईआरटी ने कहा है कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको कील लेनी है, कील। ठीक है, और आपको एक्चुअल में 2 कील लेनी है। कितनी कील लेनी है, 2 कील लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, और 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। ध्यान से सुनिएगा। 2 मैं इधर वो लिख देता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आप का, और ऊपर से नीचे तक आने में क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके जिरकोनियम लिख दिया, सॉरी मैंने, ये है जिंक। ठीक है, ठीक है, जिंक। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अब ना करने वाले हैं। तो हमने क्या लिया, एनसीईआरटी ने बोला कि आपको क्या करना है, आपको 2 एलिमेंट लेने हैं। एक लेना है आपको आयरन और एक लेना है कॉपर। आयरन लिया आपने सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और उसके लिए आपने क्या लिया, उसके लिए आपने नेल कील ले ली। जब आप नया नया लोहा बनता है तो उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है एक सिल्वरी सा ग्रेइश कलर का। नया लोहा, ये नहीं जंग लगा लोहा जो रेडिश ब्राउन इसके ऊपर कवरिंग हो जाती है, नहीं। नया लोहा जो होता है, नया लोहा वो सिल्वर से कलर का, ग्रेइश कलर का, इस तरह के कलर का देखने मिलता है। तो उसकी नए लोहे की आपने क्या ले ली, नए आयरन की कील ले ली। उस कील को, वो चूंकि वो सॉलिड है, उस कील को आपने कहाँ डाला, उस कील को आपने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, और इसका अमाउंट कितना लिया आपने, 10 ml ले लिया। 10 ml एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, 2 कील ली। 2 में से 1 कील आपने क्या कर दिया, 1 कील आपने ड्रॉप कर दी, थ्रेड के थ्रू बांध के कहाँ रख दी, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाल दी। और इसको आपको लगभग 30 मिनट तक छोड़ के रखना है। अब 30 मिनट के बाद होता क्या है, 30 मिनट के बाद आप ये देखते हैं, अच्छा ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब शुरुआत में क्या है कि आयरन का कलर कैसा होता है, ग्रेइश कलर का होता है। कॉपर सल्फेट के कलर का सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब होता क्या है, अब आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आयरन की एक नेल डाल दिया, फिर ये कह दो कि आयरन का एक लोहे का एक टुकड़ा डाल दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। इस रिएक्शन को या इसको आप 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद जब आप ऑब्जर्व करते हो, तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या दिखाई पड़ता है, ऑब्जर्वेशन में जो आपको दिखाई पड़ता है वो क्या होता है, एक्चुअल में जो कॉपर सल्फेट, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो कलर था, जो कॉपर सल्फेट है, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन फेड हो चुका है, कम हो चुका है। ब्लू कलर से स्लाइटली ग्रीनिश टाइप का कलर, थोड़ा हल्का सा ग्रीनिश कलर हो चुका है। ठीक है, आपको अभी स्क्रीन पे दिख पड़ जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा आपको ये, तो इधर कॉर्नर में आपको दिख जाएगा, दोनों टेस्ट ट्यूब दिख रही होंगी। अब आपको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अभी आपको दिख रही है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए कि आपको एक डायग्राम ए है और एक डायग्राम बी है। आपका डायग्राम ए के अंदर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, डायग्राम ए के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा कि ब्लू कलर का आपकी क्या है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें ग्रेइश कलर की, सिल्वर से कलर की क्या पड़ी है, एक आयरन की कील पड़ी है। और डायग्राम नंबर बी में उस ब्लू कलर के सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, फेड पड़ गया और ग्रीनिश टाइप का हो गया। और आपका जो कॉपर है, जो कॉपर अलग है, जो कील है, कील के ऊपर क्या आ गई, आयरन की नेल के ऊपर कॉपर की कवरिंग आ गई, जिससे उसका कलर कैसा हो गया, रेड ब्राउन कलर का हो गया। ये अब आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ। तो आपने ऑब्जर्व क्या किया, आपने देखा कि 30 मिनट के बाद में उस कॉपर सल्फेट टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उस कलर, वो कलर फेड होकर कैसा हो गया, स्लाइटली ग्रीनिश टाइप में हो गया, ग्रीनिश कलर का हो गया। ठीक है, फेड हो गया, हल्का पड़ गया। किस वजह से हल्का पड़ा, क्योंकि इस आयरन ने, ध्यान से देखिएगा, इस आयरन ने इस कॉपर को क्या कर दिया, ध्यान से देखिएगा, इस आयरन ने इस कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सारा का सारा आयरन सारे कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। कील में से थोड़ा सा आयरन
चूंकि कील का थोड़ा सा आयरन क्या है, उस थोड़े से आयरन ने इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया? आयरन देखो कहां है, आयरन ये रहा, Fe ये रहा, कॉपर कहां है, कॉपर ये देखो ये रहा कॉपर, ठीक है। अब ऊपर कौन है, आयरन, नीचे कौन है, कॉपर। तो ज्यादा ताकतवर कौन हुआ, आयरन। कम ताकतवर कौन हुआ, कॉपर। तो आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और रिएक्शन बनी हमारे पास में ये कि FeSO4 आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना और साथ में ये एक्वा सॉल्यूशन बन गया यहां पर, और साथ में आपको क्या हुआ, कॉपर सल्फेट ये सॉलिड फॉर्म में आपको अलग दिखा। और ये जो कॉपर होता है ना, कॉपर, ये कॉपर इसकी एक शीट डिपॉजिट हो जाती है, एक कवर कर लेती है किसके ऊपर, इस आयरन की नेल के ऊपर कवर कर लेती है और इसका कलर कील का कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन कलर हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा, इस कलर का ये थोड़ा सा कैसा सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ये ग्रीनिश कलर का हो गया। कैसा सॉल्यूशन हो गया, ग्रीनिश कलर का हो गया। तो आयरन की नेल का जो आयरन, जो लोहे की कील थी, उसका कलर ग्रे से क्या हो गया, रेड ब्राउन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब आयरन ने कॉपर सल्फेट के अंदर से चूंकि कॉपर को बाहर डिस्प्लेस कर दिया, तो इसकी वजह से उस आयरन की को सॉल्यूशन के अंदर क्या आ गया, कॉपर आ गया। वो कॉपर की एक शीट किसको कवर करने लगी, वो आयरन की जो कील है उसको कवर करने लगी, और आपका कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो फेड होकर कैसा हो गया, ग्रीनिश टाइप के कलर में आपका यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाया, ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज iron is more reactive than copper, hence iron displaces copper from the solution of copper sulfate and forms the ferrous sulfate या iron sulfate which is slightly greenish in color। आई बात समझ में, remaining copper cover the nail, ठीक है। ड्यू टू दिस appearance of nail, आपको नेल की जो अपीयरेंस है वो कैसे दिखाई पड़ती है, रेड ब्राउन कलर की दिखाई पड़ती है। आई बात समझ में, ये आपके सामने क्वेश्चन था और उसका मैंने आंसर दे दिया। तो ये तो था आपका पहला एग्जांपल जो आपको है। उसके अलावा आपको देखते हैं, क्लियर है, ये समझ में आ गया भाई एग्जांपल, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की तरफ चलिए, दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास में जिंक की, ठीक है। जिंक लिया आपने, जिंक लिया सॉलिड फॉर्म में, इसको एक जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया। रिजल्ट बताओ क्या आएगा निकल के। अच्छा जिंक है, जिंक कहाँ है, देखो जिंक ये रहा, कॉपर कहाँ है, ये रहा। अगेन जिंक कॉपर से ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मतलब जिंक ज्यादा ताकतवर है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक ने क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन बनेगी ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर अलग मिलेगा। अगेन इसका कलर कैसा होगा, रेड ब्राउन होगा। इसका कलर कैसा होगा, ये तो पहले वाला ही है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा। अब ब्लू कलर का सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा किस कलर में, कलरलेस सॉल्यूशन में। कैसा हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन में। और जिंक का कलर कैसा होता है, वो होता है सिल्वरी व्हाइट, लगभग सिल्वरी व्हाइट सा, ठीक है, जैसा चांदी का कलर होता है कुछ कुछ, लेकिन उसमें थोड़ी व्हाइटनेस ज्यादा होती है, ब्राइटनेस ज्यादा होती है। तो जिंक का कलर ऐसा होता है, और वो जिंक का कलर आपको देखो ये चेंजेस आपको देखने मिले। जो सॉल्यूशन का कलर था वो ब्लू से कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, और आपके जो जिंक का उसको ऊपर टुकड़ा था उस पर कॉपर की एक कोट हो गई, जिसकी वजह से कॉपर की कवरिंग हो गई, जिसकी वजह से उस जिंक के टुकड़े का कलर आपको कैसा दिखाई देने लगा, आपको रेड ब्राउनिश कलर दिखाई देने पड़ा। समझ में आई बात, क्लियर है। एक्चुअल में रेड ब्राउनिश कलर जिंक का कलर नहीं होता है, वो रेड ब्राउनिश कलर जो आया है वो आया है आपके कॉपर की वजह से, जो कि जिंक के ऊपर जाकर लिपट गया। सारा का सारा जिंक ये नहीं है कि आपने आयरन की कील डाली तो सारा का सारा आयरन उसमें से, कील में से आयरन बाहर निकल के उस सारे कॉपर को कर देगा, नहीं। आई बात समझ में, थोड़ा बहुत ही जाता है और सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, जितना सॉल्यूशन में होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर है बात, ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल। डस्टर कहाँ रख दिया भैया मैंने, क्लियर है, आई बात समझ में। और इसी के साथ आपको, चलो डस्टर मिल नहीं रहा, इसी के साथ आपका क्या हो गया, इसी के साथ आपका चैप्टर जो है, चैप्टर बोल रहा हूं मैं, रिएक्शन जो 3rd नंबर की है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये पूरी हो चुकी है, ठीक है। 3 रिएक्शन अब तक हम कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके अलावा आपके, अच्छा एक चीज और है, ये जो रिएक्शन हो रही, क्या मैंने इसमें कहीं हीट का, टेम्परेचर का, किसी तरह का कोई जिक्र किया क्या, नहीं किया। तो बताओ ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, हमें करानी पड़ रही है, ये रिएक्शन अपने आप हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने मिलती है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप से होने वाली रिएक्शन होती है। उसे क्या बोला हमने, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। समझ में बात, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहां तक समझ में आया
होगा, मैंने थोड़ा सा आसान करके और समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। और एक्सट्रीमली सॉरी हमारी क्लास मिस हो गई थी काफी बीच में, ठीक है। डिपेंड करता है आगे अब हम मतलब ऑनलाइन रेगुलर वीडियोस तो आएंगे अभी आपके, ठीक है, लेकिन फिजिकल क्लासेस का अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे, अभी जैसा भी होगा गवर्नमेंट का ऑर्डर जिस हिसाब से भी आएगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छा लग रहा होगा आपको, ठीक है। ये सीरीज है, थोड़ा सा इसकी ट्रिक वगैरह याद रखिएगा, ध्यान से काम करिएगा, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, करना कुछ नहीं भैया। अभी स्थिति बड़ी गंभीर क्रिटिकल होती जा रही है। अब मैं इस मुद्दे में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना हमें कि क्या ठीक है क्या गलत है। फिलहाल ये है कि गवर्नमेंट ने एक बार गाइडलाइन जारी कर दी, आपको बता दिया कि आपको अब किस तरह से रहना है। अब सारे पूर्ण लॉकडाउन इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन का सॉल्यूशन लॉकडाउन नहीं है। आई बात समझ में? हम बोल देते हैं, नॉर्मल लोग बोल देते हैं कि आप के जी लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न मांग सकते हैं, जिनके पास में ना खाने की अवेलेबिलिटी है। मिडिल क्लास फैमिली मोस्ट ऑफ द कंडीशन में ऐसी देखने मिलती है आपको। उन्हें भी अपना लालन पोषण करना है अपने परिवार का, ठीक है। ये भी जरूरी है सर्वाइवल के लिए। कोरोना से न मरे तो भूख से मर जाएंगे, भूख से न मरे एक्सीडेंट से मर रहे, बहुत बुरी सिचुएशन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज हमें निभाना है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट मार्केट खोलती है दैट डजंट मीन कि कोरोना खत्म हो गया। इसका मतलब केवल यही है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको आजीविका चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए बाजार खोला। बिना मतलब बाहर ना निकले, काम हो तभी जाए, खुद को अपने आप को सेफ करें, दूसरों को भी अपने आप इस बारे में अवेयर करें, लोगों को। अच्छी चीज़ है। आई बात समझ में? चलिए पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट।